अस्सलामुअलैकुम। GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं फाइका मौज़म। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं, आज सुबह कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। शहरियों के चेहरे खिलौटे हैं। महकमे मौसमियात की दिन भर वक्फे से बूंदे बरसने की पेशगोई है। मजीद मौसम का अहवाल जानते हैं अपने नुमाइंदे बुरहान मुस्तफ़ा से। जी बुरहान, बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, रात गए जो है वो नॉर्थ नाज़माबाद, सुरजानी, आईए, चुंदरीगढ़ रोड, सदर और अतराफ में जो है वो बूंदाबांदी हुई, जिसके बाइस जो है वो कराची में भी सुबह सवेरे भी बूंदाबांदी हुई और मौसम जो है वो काफ़ी खुशगवार हो चुका है। जबकि इस वक्त कराची में जो गर्मी का जोर था वो भी टूट चुका है और महकमे मौसम का ये भी कहना है कि दिन भर जो है वो वक्फे से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी के इम्कानात भी हैं। जबकि इस वक्त जो है वो कराची का दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कान भी है। रात गए जब कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी हुई तो 28 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रात गए रिकॉर्ड किया गया था, जबकि इस वक्त सुबह सवेरे जो है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। जबकि इस वक्त शहर कायद में जो है वो हवाएं भी चल रही हैं। ठंडी ठंडी हवाएं चलने के बाद शहरी काफ़ी खुश हैं और शहरियों का भी यही कहना है कि काफ़ी दिनों बाद जो है वो गर्मी का जोर टूटा है। आज वैसी इतवार का रोज़ है, लोग अपनी फैमिलीज़ के हमरा जो है वो घूमने भी निकले हैं और मौसम जो है वो भी इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से ये खुशखबरी भी दी गई है कि आज दिन भर जो है वो वक्फे से बूंदाबांदी का इम्कान भी है, जबकि सुबह सवेरे बूंदाबांदी के बाइस जो है वो ठंडी हवाएं चली और मौसम काफ़ी खुशगवार हो चुका है। जी सही मौसम का अहवाल बता रहे थे बुरहान मुस्तफ़ा, बहुत शुक्रिया आपका। तेज आंधी और उसके बाद मूसलाधार बारिश ने पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में तबाही मचा दी। छत गिरने, दीवार गिरने और करंट लगने से 10 से ज़ायद अफराद जाम बहक हो गए, 30 से ज़ायद जख्मी भी हो गए। सखर में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। आंधी के साथ बारिश के वाकयात में इजाफा होने लगा। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा में अचानक चलने वाली तेज हवाओं ने तबाही मचा दी। सादिकाबाद में दीवार गिरने से एक शख्स हलाक हो गया। खानपुर में करंट लगने से एक शख्स दम तोड़ गया। हरीपुर में आंधी और तेज बारिश से दीवार गिर गई, दरख्त भी उखड़ गए। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाँ बहक हुए। अचानक बारिश के बायस कई गाड़ियाँ खराब हो गयी और शहरी ट्रैफिक में फंस गए। सखर में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। पन्नू आकिल में दीवार गिरने से खातून चल बसी। घोटकी, नौशहर फिरोज, कबू सईद खान में कई मकामात पर बिजली के पोल गिर गए। दरख्त और दीवारें गिरने से मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाँ बहक और 20 से ज़ायद जख्मी हो गए। अंदरूनी सिंध मुख्तलिफ मकामात पर बारिश के बायस बिजली की फराहमी का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। कई शहरों में फीडर स्ट्रिप करने से इलाके तारीकी में डूब गए। और अब बात करेंगे आलमी वबा कोरोना की। मुल्क में कोरोना के वार ना थम सके। मोहलिक वबा ने एक रोज़ में मज़ीद 76 जिंदगियां निकल लीं। कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 21,265 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के 1,629 नए केसेस सामने आए, जबकि कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3.10% रिकॉर्ड की गई। ताजिर एक्शन कमेटी ने सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह की बात मान ली। सूबाई वजीर की यकीन दहानी पर रात 8 बजे तक दुकानें खुली रखने का फैसला मौखर कर दिया। नासिर हुसैन शाह कहते हैं, पीर तक ताजिरों की अक्सर मुतालिबात मंजूर और मसाइल हल कर दिए जाएंगे। पीर वाले दिन इंशाल्लाह जो हमारी टास्क फोर्स और NCOC की मीटिंग होगी उसमें काफ़ी बेहतर फैसले किए जाएंगे और इनके जितने मुतालबात हैं मान लिए जाएंगे। आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान में जब रेशो दीगर शहरों में ज़्यादा था तो वहाँ पे यहाँ से भी ज़्यादा सख्ती की गई। शिकायत जो की गई उस पर कुछ पर तो एक्शन लिया जा चुका है। DIG साहब ने बताया कि 2 जो हैं वो सस्पेंड भी हुए हैं, वहाँ से ट्रांसफ़र भी हुए हैं। जहाँ जहाँ इस तरह की सूरत हाल हुई है तो उनके खिलाफ मज़ीद भी एक्शन लिए जाएंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने तमाम शहरियों को वैक्सीन लगने तक पाबंदियां ना ख़त्म होने का इंदिया दे दिया। उन्होंने कहा कि जब तक तमाम शहरियों को वैक्सीन नहीं लगती पाबंदियां ख़त्म नहीं हो सकती।
इस वक्त पाकिस्तान के निज़ाम सेहत पर शदीद दबाव है। शहरियों को SOPs पर अमल दरामद करना होगा। PIA का खुसूसी तैयारा 10 लाख साइनोफार्म वैक्सीन लेकर पाकिस्तान पहुंच गया। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान को जून में साइनोफार्म, केनसाइनो और साइनोवैक की 11 मिलियन खुराकें मिलेंगी। वैक्सीनेशन मुहिम में सहूलियात बढ़ाने के साथ वैक्सीन की बिला तातुल सप्लाई भी जारी है। NCOC ने शहरियों से वायरस के मजीद फैलाव से बचने के लिए वैक्सीनेशन कराने की अपील कर दी। सुबह सिंध के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर एक्सपो सेंटर में पैरामेडिकल स्टाफ के साथ साथ बूतराब स्काउट्स भी पेश हैं। बूतराब स्काउट्स के 40 से ज़ायद जवान एक्सपो सेंटर में मुख्तलिफ शिफ्टों में फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इसी पर बात करते हैं शारिका कमाल से। जी शारिका। जी बिल्कुल, एक्सपो सेंटर में जहां 24 घंटे जो है वैक्सीन की सहूलत मौजूद है, आवाम की बड़ी तादाद एक्सपो सेंटर फर्स्ट डे से आ रही है, जहां पैरामेडिकल स्टाफ और वैक्सीनेटर्स 24 घंटे अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। वहीं हम देख रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में वॉलंटियर्स मौजूद हैं, जिनका यहाँ पे लोगों को मैनेज करना, कहाँ बैठना है, किस तरह से वैक्सीन लगाना, वैक्सीन लगाने के बाद कहाँ जाना है, उनका बहुत बड़ा अहम किरदार है। बूतराब स्काउट्स हैं जो यहाँ पे तकरीबन उनके कितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, किस तरह से अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, जानते हैं। इंचार्ज मेरे साथ मौजूद हैं, अम्मार साहब मौजूद हैं, उनसे बात कर लेंगे। यहाँ हम लोग 40 स्काउट्स हैं जो 40 प्लस हैं, जो तीनों शिफ्टों में काम कर रहे हैं, क्योंकि 24/7 वर्किंग है यहाँ पे। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करवाना, फिर लोगों को इसका वैक्सीन के हवाले से ब्रीफ करना कि कौन सी वैक्सीन और किस तरह, कौन सी एज के लोग कहाँ कहाँ बैठेंगे, मतलब 60 प्लस किस जगह पे है, 40 प्लस किस जगह पे है। फिर वेटिंग में जो इनका 30 मिनट का स्टे है वो मैनेज करना हम लोग का काम है। बिल्कुल, यहाँ पे इनके तकरीबन 40 प्लस इनका स्टाफ है जो 24 घंटे 3 शिफ्टें होती हैं, मुख्तलिफ शिफ्टों में मुख्तलिफ इनके स्टाफ हैं, वॉलंटियर्स हैं, जहाँ वॉलंटरी काम कर रहे हैं, लोगों को ब्रीफ करते हैं कहाँ बैठना है, किस तरह से वैक्सीन लगानी है। जी, आइंदा माली साल के लिए वफाकी बजट में सिंध को नज़रअंदाज करने पर वज़ीर आला सिंध नाराज़ हो गए और वज़ीर आज़म इमरान खान को ख़त लिख डाला। मुराद अली शाह ने कहा, सिंध को खैबर पख्तूनख्वा से कम मंसूबे दिए जा रहे हैं और जब से PTI हुकूमत इक़्तिदार में आई है, सिंध से तासुब किया जा रहा है। सिंध से ज्यादती नामंजूर, PTI हुकूमत मुसलसल तासुब पसंदी पर अमल पैरा है। वजीर आला सिंध एक मरतबा फिर वजीर आजम इमरान खान से नाराज। मुराद अली शाह ने इमरान खान को चिट्ठी लिखकर शिकायत के अंबार लगा दिए। वजीर आला सिंध ने खत में लिखा कि सिंध के लोगों के साथ नाइंसाफी की जा रही है। जब से PTI इख्तिदार में आई है, सिंध के साथ तासुब बढ़ता जा रहा है। वजीर आजम सिंध को महरूम करने के बजाय जायज हक दें। मुराद अली शाह ने आइंदा माली साल के लिए वफाक से PSDP पर नजर सानी का मुतालबा भी कर दिया और कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास तलब न करने पर आर्टिकल 156 की खिलाफ वर्जी का इल्जाम भी धर दिया और कहा कि वफाक के पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में सिंध के मंसूबों को नजरअंदाज किया गया है। वजीर आला कराची में पानी की किल्लत के संगीन मसले पर भी खामोश न रहे और सबसे बड़े मंसूबे K4 से मुताल्लिक खदशात का इजहार कर दिया। खत में लिखा कि एक जानिब पानी का मसला है, लेकिन इसके बावजूद K4 मंसूबा वक्त पर मुकम्मल होता दिखाई नहीं दे रहा। हुकूमत ने 2.5 साल में अपोजिशन पर इल्जाम तराशी के सिवा कुछ नहीं किया, ऐसा कहना है मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह का। उनका कहना है कि अपोजिशन किसी को हुकूमत गिराने का नहीं कह रही। जो है वो अपोजिशन सिर्फ एक आदमी जो ऊपर बैठा है, जो सिर्फ हर वक्त जो है वो अपोजिशन को जो है वो गालियां देता है और करप्शन का राग लाता है और कहता है कि जनाब NRO जो है वो नहीं दूंगा। वो भाई ये NRO जिनको तुमने देना था वो तो तुम दे चुके हो और करप्शन में तुमने गर्क कर दिया है इस मुल्क को और इस सूबे को। और इस वक्त जो हालत है, ऐसी हालत जो है वो कभी इससे पहले जो है वो लोगों ने जो है वो देखी नहीं है। ये जो कहते हैं कि जी हम फ़लाँ को कह रहे हैं, फ़लाँ को कह रहे हैं कि जी हुकूमत गिरा दें, भई हम तो किसी को नहीं कह रहे। मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी हमारा हदफ नहीं है। हमारा जो हदफ है हमें उसी तरफ आप जो है ना वो रहने दें। नून लीग और पीपल्स पार्टी की पॉलिसियों ने पाकिस्तान को कर्जों के गर्दाब में फंसाया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी अवाम को बजट में रिलीफ मिलने की खुशखबरी सुना दी। कहा, अपोजिशन तिनकों की तरह बिखर चुकी है, ख्वाहिश थी कि PDM की शादी चलती रहे।
پاکستان جس گرداب میں پھنسا ہوا تھا پیپلز پارٹی اور PMLN کی پالیسیز کی وجہ سے اس سے باہر آیا ہے. اس سال کا جو بجٹ ہے وہ عکاس ہوگا ہماری جو پچھلے سالوں کی کارکردگی رہی ہے اس کا. پارٹیز کے اندر لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس کو فالو کرنا ہے کس کو فالو نہیں کرنا. ایک بکھری ہوئی تنکوں کی طرح بکھری ہوئی اپوزیشن ہے اس وقت. مریم نواز نے PMLN پیپلز پارٹی کے حوالے کر دی تھی, وہ تو بعد میں مجھے لگتا ہے کہ کوئی طلاق ہو گئی, ادروائز تو دونوں بیاہ کے ایک دوسرے کے گھر چلے گئے تھے, بٹا سٹا ہو گیا تھا. ہم تو چاہتے تھے کہ یہ شادی چلتی رہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ مولانا صاحب کے جو چھوہرے تھے وہ اتنے تگڑے نہیں تھے کہ شادی برقرار رہتی. جہانگیر ترین صاحب کا جو پورا ایک سمجھے کہ دھڑا ہے وہ پوری طرح PTI کے ساتھ ہے. جو لوگ ان کے کھانوں میں جاتے ہیں وہ ذاتی تعلق کی وجہ سے جاتے ہیں, اس کے علاوہ ان کا کوئی اور اس سروکار نہیں ہے. جہانگیر ترین صاحب سمیت تمام اراکین وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے اوپر یقین رکھتے ہیں. جماعت اسلامی کے زیر اہتمام مسئلہ فلسطین پر درپیش مسائل اور امکانات سے متعلق سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے فلسطین کو امت مسلمہ ہی نہیں عالم انسانیت کا سلگتا ہوا مسئلہ قرار دے دیا. کے زیر اہتمام فلسطین سے متعلق سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا کہ معاشی لحاظ سے مضبوط لیبیا میں جنگ اور آج شام کے بحران کا فائدہ اسرائیل اٹھا رہا ہے. مسلمانوں کو رنگ, نسل اور ذات کی بنیاد پر لڑایا جا رہا ہے. غزہ کی تعمیر نو کی تمام تر ذمہ داری OIC پر ہے. اگر معاشی لحاظ سے مضبوط لیبیا کمزور ہوا اور شام خانہ جنگی کا شکار ہوا, باہمی ان تمام تنازعات کا فائدہ اسرائیل کو ہو رہا ہے. جو بھی ہمیں لڑاتا ہے رنگ اور نسل کی بنیاد پر, یہ یہودیوں کا ایجنڈا ہے. مسلم لیگ نون کے چیئرمین راجہ ظفر الحق نے اپنے خطاب میں کہا, سب سے زیادہ امداد اسرائیل کی امریکہ کر رہا ہے. اسرائیل کا پہلا ٹارگٹ فلسطین اور غزہ ہیں اور دوسرے نمبر پر پاکستان ہے. آج اگر سب سے زیادہ امداد اسرائیل کی ہو رہی ہے تو وہ امریکہ سے ہو رہی ہے. اسرائیل کا اگر کوئی ٹارگٹ فلسطین ہے یا غزہ ہے یا وہ علاقہ ہے تو اس کا نمبر 2 ٹارگٹ جو پاکستان ہے. پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل نیر بخاری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نہتے مسلمانوں پر بمباری کی گئی وحشیانہ طرز عمل بند کرانے ہوں گے. اسلامی دنیا کو متحد ہونا ہوگا. سیمینار میں سابق سفارتکار عبد الباسط سمیت دیگر مقررین نے مسلم ممالک پر زور دیا کہ وہ فلسطین کے مسئلے کو مستقل اور پائیدار بنیادوں پر حل کرانے کے لیے اپنی ذمہ داریاں ادا کریں. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کراچی کے علاقے گلبرگ میں 2 مبینہ ڈکیت پولیس اور شہریوں کے ہتھے چڑھ گئے. ایک ملزم پولیس سے مقابلے میں گولیاں لگنے سے زخمی ہو گیا جبکہ دوسرے کو پولیس کی موجودگی میں شہریوں نے تشدد کر کے زخمی کر دیا. ملزمان سے 2 پستول اور 1 موٹر سائیکل برآمد ہوا. ملزمان علاقے میں مشکوک حالت میں گھوم رہے تھے. پولیس کے روکنے پر انہوں نے فائرنگ کی اور فرار ہونے لگے. جوابی کارروائی میں عابد نامی ملزم پیر میں گولیاں لگنے سے زخمی ہوا جبکہ عبد الکریم کو شہریوں نے پکڑ کر تشدد کا نشانہ بنایا. ملزمان کو عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا. لاہور ریلوے ملازمین خستہ حال گھروں میں رہنے پر مجبور ہو گئے. متعدد ریلوے کوارٹرز کو خطرناک قرار دے دیا گیا. وحید گجر کی رپورٹ دیکھیے. زندگی ریلوے کے لیے دینے والے ملازمین کو افسران نے بے یارو مددگار چھوڑ دیا. باجا لائن ریلوے کے متعدد کوارٹرز کو 20 سال قبل نکارہ قرار دے کر نہ تو ان کو گرایا گیا اور نہ ہی ان کی مرمت کی گئی. ہم ریلوے مزدور ہیں اور عرصہ تقریباً 42 سال سے ہم نے ریلوے کی خدمت کی ہے. اب ریٹائرڈ ہو چکے ہیں. یہاں پہ جو ہم کچی آبادی میں رہ رہے ہیں, اس آبادی میں ہمارے لیے اتنی مشکلات ہیں کہ جو یہ ہماری گورنمنٹ ہمیں کوئی پرووائڈ نہیں کر رہی. باجا لائن کوارٹرز میں موجود انگریز دور کی ٹینکیاں بھی نکارہ ہو گئیں. سر یہ جو ٹینکی ہے نا, یہ ہمارے بچوں کے لیے اور عورتوں کے لیے بہت خطرناک ہے. یہ کسی ٹائم بھی حادثہ ہو سکتا ہے اس کا. تو یہ اس سلسلے سے یہ نا یہ ہٹانے چاہیے اسے. ریلوے انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے مونسون کے سیزن میں حادثہ پیش آ سکتا ہے. ریلوے ملازمین کا کہنا ہے کہ نکارہ کیے گھروں کو یا تو مرمت کیا جائے یا فوری طور پر گرایا جائے تاکہ یہ کوارٹر کسی بڑے حادثے کا سبب نہ بن جائیں. کیمرامین رانا زین کے ساتھ وحید گجر, GTV نیوز لاہور. اور لوڈ شیڈنگ نے پشاور کے شہریوں کی مشکلات بڑھا دی. پینے کا پانی نایاب ہونے لگا. شہریوں نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ کم کرنے کا مطالبہ کر دیا.
मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ पेशावर नवाब शेर से। जी नवाब। जी बिल्कुल, पेशावर में गर्मी की शिदत में इजाफे के साथ ही लोड शेडिंग का जो तवील तरीन दौरानिया है उनमें मज़ीद इजाफा हो गया है और बिजली की लोड शेडिंग के बायस शहरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, उनसे इस हवाले से बात करते। जी, बिजली की लोड शेडिंग फिर से शुरू हो गई है, कितनी मुश्किलात का सामना है आप लोग? सर बिल्कुल, गर्मी शुरू होते ही बिजली के लोड शेडिंग में इजाफा हो गया है। बहुत मुश्किलात का सामना है, घर में मरीज़ है, पानी नहीं है। तो हमारे हुकूमत से यही मुतालबा है कि लोड शेडिंग में कमी लाए ताकि हमारी ज़िंदगी आसान हो जाए, क्योंकि जैसी गर्मी बढ़ गई है लोड शेडिंग भी इसके साथ साथ बढ़ गई है। तो हुकूमत से हमारा यही मुतालबा है कि लोड शेडिंग में कमी आए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि शहरों का यही कहना है कि लोड शेडिंग के बायस उनको जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहर भर में जो है वो 8 से लेकर 12 घंटे तक लोड शेडिंग की जाती है, जबकि इसके साथ साथ शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि लोड शेडिंग का दौरानिया कम किया जाए ताकि उनको कुछ रिलीफ मिल सके। जी, बागों के शहर लाहौर में बाग ही आवाम को मुंह चढ़ाने लगे। जिना बाग अपनी खूबसूरती खोने लगा, ज़मीन सरसब्ज घास की जगह बंजर होने लगी। तफसील बताएंगी हमारे नुमाइंदा रिजवाना शेख। जी बिल्कुल, आज छुट्टी का रोज़ है और अभी मैं मौजूद हूँ लाहौर की मेन शाहरा पर मौजूद बाग जिना पर, जो आवाम की सस्ती तफरीह का भी समझी जाती है और बच्चों की मनपसंद जगह भी है, जो कि अभी इस बाग की हालत जो है खस्ता हाली का शिकार होता जा रहा है। आवाम के लिए बिठाए जाने वाले बेंच भी जो हैं वो भी टूट फूट का शिकार हैं और झूलों को भी जो है जंग आलूद है और ऐसा लगता है कि अभी ये गिर जाएंगे, जो बच्चों के लिए गैर महफूज है। इसी के साथ साथ हमने इधर शहरियों से बात की तो उनका यही कहना था कि इस पार्क की जो चौके पार्क बंद भी रहे, उसी दौरान ये तमाम मामला भी सरअंजाम हुए, लेकिन अभी जो है PHA को इस पार्क पर बहुत ध्यान देना चाहिए, चूँकि ना के सिर्फ लाहौर बल्कि दूसरे शहरों से भी लोग बाग जिना का रुख करते हैं और बच्चे तो ख़ास तौर पर इस जगह को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन ये खस्ता हाली का शिकार हुआ है और वीराने का मंजर पेश करना शुरू हो गया है। जी, एबटाबाद के सयाहती मुकाम गलियात में स्पेशल टूरिस्ट पुलिस फॉर्म तैनात कर दी गई। खुसूसी पुलिस दस्ता सयाहों को मुख्तलिफ सहूलियात के अलावा उन्हें मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और रहनुमाई फराहम करेगा। अब्दुल वासे खान की रिपोर्ट देखिए। एबटाबाद अपने पुरफजा मकामात की वजह से मशहूर है। अहम तफरीही मकाम गलियात में स्पेशल टूरिस्ट पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है, जो सयाहों को मुख्तलिफ सहूलियात के अलावा उन्हें मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और रहनुमाई फराहम करेगी। एबटाबाद में आज दत्ता गली में जो टूरिस्ट पुलिस है उसका जो बेसिक मकसद है वो टूरिस्ट को फैसिलिटेट करना है। टूरिस्ट पुलिस फोर्स के 26 एहलकारों को यूनिफॉर्म, हैवी बाइक और जदीद असलाह फराम किया गया है। पुलिस फोर्स सयाहों को हंगामी मदद और उन्हें सफर के लिए गाइडलाइन फराम करेगी। MPA मोमिना बासित का कहना है कि सयाहों की सहूलत के लिए सूबाई हुकूमत हर मुमकिन इक़दाम कर रही है ताकि सयाहत को फरोग मिले। टूरिज्म पुलिस है वो स्पेशली इसी चीज़ के लिए ट्रेन की गई है कि यहाँ पे किसी भी किस्म का खुदा न ख्वास्ता कोई हादसा हो जाए तो उसके लिए जी मोबाइल मैकेनिक वैन भी स्टार्ट की गई है और उसके बाद किसी भी किस्म की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, हेल्प चाहिए, टूरिज्म पुलिस इज देयर टू हेल्प यू। हर साल मुल्की और गैर मुल्की सयाह एबटाबाद के पुरफजा मकामात का रुख करते हैं। टूरिस्ट पुलिस फोर्स की तैनाती से जहां सयाहों को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, वहीं सयाहत को फरोग देने में मदद मिलेगी। अब्दुल वासे खान, GTV, एबटाबाद। और इतवार के रोज शहर इक़्तिदार के नौजवान सुबह हाइकिंग करने मारगला की पहाड़ियों पर पहुंच जाते हैं। नौजवान सुबह का नाश्ता भी खूबसूरत नज़ारे के साथ करते हैं। CDA की जानिब से अब हाइकिंग के लिए जाने वालों पर टैक्स लगाने पर गौर किया जा रहा है। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदा आफ्ताब जहान से। जी आफ्ताब। जी बिल्कुल, जैसे कि आपको पता है कि सरसब्ज़ शादाब और दिलकश पहाड़ जो है वैसे ही लोगों की तवज्जो का मरकज़ बने होते हैं। इसी तरह शहर इक़्तिदार के लोग जो है इतवार के रोज़ इतवार का बहुत शौक़ से इंतज़ार करते हैं कि जैसे ही इतवार का रोज़ आए तो वो मरगला की पहाड़ियों की तरह जो है हाइकिंग के लिए वो लोग आएँ। आज भी यहाँ पे लोग अपने ख़ानदान के साथ और ज़्यादा तादाद में नौजवान जो है आज हाइकिंग करने के लिए मरगला की पहाड़ियों पर आए हुए हैं। बच्चे जो है स्पेशली बच्चे जो है वैसे तो वो नहीं उठते हैं सुबह सवेरे इतना, लेकिन आज जो है इतवार के रोज़ जैसे ही हाइकिंग का प्लान बन जाता है तो बच्चे भी आज शौक से उठ के यहाँ पे हाइकिंग की गर्ज से पहुँचे हुए हैं। यहाँ पे खूबसूरत नज़ारे के साथ जैसे ही ख़ानदान कुछ लोग जो है वो अपने साथ नाश्ता घर से ही बना के लेके आते हैं ताकि ऊपर जब चोटी पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे बैठ के इस्लामाबाद का जो पूरा एक खूबसूरत मंजर उनको नज़र आ रहा होता है, वहीं पे बैठ के जो है वो लोग नाश्ता भी इंजॉय करते हैं और शहर
اقتدار کے جو خوبصورت نظارہ ہے اس کو بھی انجوائے کرتے ہوئے ناشتے کا لطف اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ دوسری جانب اگر ہم بات کریں سی ڈی کی، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ صدر مملکت نتھیا گلی پہنچے اور لوگوں میں گھل مل گئے۔ ڈاکٹر عارف الوی کا کہنا ہے کہ وہ نتھیا گلی کے ایک بازار پہنچے جہاں بیٹھے دو پولیس اہلکار انہیں پہچان نہ پائے اور انتہائی خوش اخلاقی سے پیش آتے ہوئے انہیں خیبر پختونخوا کی خوبصورت وادیوں اور نظاروں سے متعلق معلومات اور پمفلٹ بھی دیے۔ صدر پاکستان کا اپنے ٹویٹ میں کہنا ہے کہ یہ رویہ ایک خوبصورت اور بدلتے پاکستان کی علامات ہے۔ مغربی افریقی ملک برکینا فاسو کے ایک گاؤں پر دہشت گردوں کے حملے میں 100 سے زائد شہری ہلاک ہو گئے۔ ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ برکینا فاسو نیوز ایجنسی کے مطابق شمالی سیل کے علاقے یاگگا گاؤں میں دہشت گردوں نے رات کے وقت دیہاتوں پر فائرنگ شروع کر دی۔ حملہ آوروں نے مقامی لوگوں کے مکانات اور مارکیٹ کو بھی آگ لگا دی۔ برکینا فاسو کے صدر نے ملک بھر میں 3 روزہ قومی سوگ کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان سپر لیگ کے 6ٹھے ایڈیشن کے بقیہ میچز کی تیاری کے سلسلے میں کھیلے گئے وارم اپ میچ میں پشاور زلمی نے ملتان سلطانز کو 7 وکٹوں سے شکست دے دی۔ ابوظہبی میں ہونے والے اس میچ میں ملتان سلطانز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 5 وکٹوں پر 158 رنز بنائے۔ سہیب مقصود نے 88 اور شان مسعود نے 37 رنز کی شاندار اننگز کھیلی، جبکہ امید آصف نے 3 وکٹس حاصل کی۔ پشاور زلمی نے ہدف صرف 3 وکٹوں کے نقصان پر ہی حاصل کر لیا۔ زلمی کے شعیب ملک 59، حیدر علی 46 اور ڈیوڈ ملر نے 45 رنز بنائے۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ، دیکھتے رہیے جی ٹی وی نیوز۔